अगर कोई ये दावा करे कि एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसमें सरकारी खजाने से पैसा गायब ही नहीं हुआ, हम्म। बल्कि उस खजाने में असल में 27% का इजाफा हो गया, हाँ, बिल्कुल। तो क्या उससे घोटाला कहा जा सकता है? द डीप डाइव के इस नए और गहरे विश्लेषण में हर किसी का स्वागत है। हर किसी का स्वागत है। और आज का विषय ना बेहद चर्चित और विवादित है। बिल्कुल। हम बात करें दिल्ली शराब नीति मामले की, और आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार एक बहुत ही विस्तृत वीडियो डॉक्यूमेंट्री है। राइट। यह स्रोत इस पूरे मामले की जो टाइमलाइन है, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हैं और 27 फरवरी 2026 को आए उस ऐतिहासिक कोर्ट जजमेंट का सिलसिलेवार ब्यौरा देता है। और देखिए, इस विश्लेषण का मिशन बहुत स्पष्ट है। इस भारी भरकम जानकारी से उन अहम तथ्यों को निकालना है कि कैसे एक नीति जिसे रेवेन्यू बढ़ाने वाला बताया गया था, वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन गई। बिल्कुल। और अदालत में जब ये मामला गया तो सबूतों की क्या हकीकत सामने आई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दें, क्योंकि इस स्रोत में बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक आरोप हैं सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों को लेकर। हाँ, इसलिए हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि स्रोत में क्या दावे किए गए हैं। हम किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए इस मुद्दे की परतें खोलते हैं। आमतौर पर घोटाले का गणित बहुत सीधा होता है कि पैसा कम हो जाता है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार ये मामला एकदम उल्टा था। राइट। तो गिरफ्तारियों तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में ये नई शराब नीति थी क्या और इसे क्यों लाया गया था। तो स्रोत के तथ्यों के अनुसार नवंबर 2021 में ये नई एक्साइज पॉलिसी आई थी। अच्छा। इसके तहत शराब की दुकानों का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया। मतलब पहले सरकार खुद भी बेचती थी और अब सब प्राइवेट हो जा। स्रोत में दिए गए हैं ना, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। रिटेल लाइसेंस फीस जो पहले सिर्फ 8 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर सीधे 75 लाख रुपए कर दिया गया। बाप रे, 8 लाख से सीधे 75 लाख। हाँ, और सरकार ने रेवेन्यू का लक्ष्य 741 करोड़ रुपए रखा था। लेकिन असल में खजाने में 8,900 करोड़ रुपए आए। अरे वाह, मतलब उम्मीद से 27% ज्यादा। एकदम सही। तो ये ऐसा है जैसे कोई नया स्टार्टअप अपने शानदार मॉडल से मार्केट पर कब्जा कर रहा हो और बड़ी मोनोपोली कंपनी उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करे। ये तुलना काफी हद तक उस नैरेटिव से मेल खाती है जो डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर रेवेन्यू 27% बढ़ गया था तो तकनीकी तौर पर इसे सीबीआई जांच के लायक घोटाला कैसे बना दिया गया? यहीं पर स्रोत राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के खेल की तरफ इशारा करता है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत का दावा है कि इस विवाद की असली जड़ 2020 के दिल्ली चुनाव और 2022 की पंजाब जीत में छिपी है, जहां आम आदमी पार्टी के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही थी। राइट। बिल्कुल। और पंजाब जीतने के बाद उनका विस्तार गुजरात की तरफ हो रहा था, जो सत्ताधारी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं था? स्रोत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी कानूनी रूप लेने लगती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने उपराज्यपाल यानी एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट में क्या था? उसमें ये दावा किया गया कि नियमों की अनदेखी हुई है और इससे 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लेकिन रुकिए, स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है ना, कि रिपोर्ट लिखने वाले चीफ सेक्रेटरी, उसे अप्रूव करने वाले एलजी और जांच करने वाली सीबीआई। हाँ, डॉक्यूमेंट्री के अनुसार ये तीनों ही केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी एलजी के हस्तक्षेप और वेंडर्स के भारी नुकसान के कारण 1 सितंबर 2022 को ये नई नीति वापस ले ली गई। मतलब पॉलिसी खत्म, लेकिन असली कानूनी शिकंजा तो इसके बाद कसा गया ना। बिल्कुल। और यहाँ एंट्री होती है सबसे बड़े हथियार की, यानी पीएमएलए की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जहां तक मुझे पता है ये कानून तो मूल रूप से ड्रग्स और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए बना था, है ना? हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि इस कानून का सेक्शन 45 इसे बहुत ही खतरनाक बनाता है। वो कैसे? मतलब सामान्य कानून में तो यही उसूल है ना कि जब तक दोष साबित ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष है। राइट, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 45 इसे पूरी तरह से उलट देता है। मतलब आरोपी को खुद साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। बिल्कुल, इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
क्योंकि जज को बेल देते समय शुरुआत में ही ये संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है। ये तो बिना ट्रायल के बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो स्रोत कहता है कि इसी कानून के तहत सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अंत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना ट्रायल के महीनों तक जेल में रखा गया। तो ये तो सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया को ही सजा बना देने वाली बात हो गई, प्रोसेस एज पनिशमेंट। एकदम सही। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सालों तक मीडिया में ट्रायल चलता रहा। हाँ। लेकिन आखिरकार जब 27 फरवरी 2026 को कोर्ट का जजमेंट आया तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। तो कोर्ट ने असल में क्या कहा? स्रोत के अनुसार कोर्ट ने इस पूरे केस को बेबुनियाद और एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज करार दिया। कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज मतलब पहले से तय की गई कहानी। बिल्कुल। एजेंसियों ने एक नैरेटिव तय कर लिया था और फिर सबूत गढ़ने की कोशिश की। तो फिर सबूतों की असलियत क्या थी? डॉक्यूमेंट्री में तो 44 करोड़ रुपए के हवाला ट्रेल का जिक्र है। जब कोर्ट ने उस 44.54 करोड़ के हवाला ट्रेल का सबूत मांगा तो पता है एजेंसियों ने क्या पेश किया? क्या कोई बैंक स्टेटमेंट? नहीं, सादे सफेद कागज के टुकड़े जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं, पेंसिल से लिखे कागज? हाँ, डॉक्यूमेंट्री यही दावा करती है। ये तो ऐसा है जैसे कोई स्कूल का बच्चा अपनी रिपोर्ट कार्ड पर पेरेंट्स के साइन क्रेयॉन से कर दे। कोई भी अदालत इसे कैसे मानेगी? कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ कमजोर सबूतों की नहीं थी। स्रोत एक और बहुत गंभीर आरोप लगाता है, सप्रेशन बाय ऑब्सक्योरिटी। इसका मतलब है जानकारी के ढेर में सच को छुपाना, राइट? बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देने वाले लीगल ओपिनियन को जानबूझकर 14,000 ईमेल्स के डिजिटल डंप में छुपा दिया था। ओहो, मतलब 14,000 ईमेल्स में बचाव पक्ष असली सबूत ढूंढता रहे। हाँ, लेकिन जज ने इस हरकत को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। और एक सवाल और है, अगर इस पॉलिसी को लागू करने से पहले एलजी ने खुद अप्रूव किया था तो फिर सिर्फ डिप्टी सीएम को ही आरोपी क्यों बनाया गया? यही तो कोर्ट में भी पूछा गया। और मजेदार बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री बताती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शुरुआती 3 चार्जशीट में था ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो अचानक से किंगपिन या सरगना कैसे बन गए? चौथी चार्जशीट में उन्हें किंगपिन कह दिया गया, वो भी बिना इस बात का कोई सबूत दिए कि वो कभी किसी सह आरोपी से मिले भी थे या किसी मीटिंग का हिस्सा थे। लेकिन रुकिए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अगर पेंसिल के कागज ही सबूत थे और ईमेल के ढेर में सब उलझ गया था, तो करोड़ों रुपए का वो मनी ट्रेल आखिर गया कहाँ? क्या किसी ने किसी को पैसे दिए ही नहीं या पैसे कहीं और गए? यहीं से इस केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, अप्रूवर्स यानी सरकारी गवाहों का खेल। अच्छा, तो ये अप्रूवर सिस्टम काम कैसे कर रहा था इस केस में? डॉक्यूमेंट्री बताती है कि पूरा केस सिर्फ इन गवाहों के बयानों पर टिका था और इसमें सबसे बड़ा नाम था शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी। स्रोत में इनके बारे में क्या दावा किया गया है? रेड्डी को पीएमएलए केस में महीनों तक बेल नहीं मिली, लेकिन फिर अचानक उन्हें कमर दर्द यानी बैक पेन के आधार पर जमानत मिल जाती है। कमर दर्द के आधार पर? जहां बाकी नेताओं को सालों बेल नहीं मिल रही थी। बिल्कुल। और स्रोत का सबसे बड़ा दावा इसकी क्रोनोलॉजी में है। वो कैसे? स्रोत के अनुसार रेड्डी की कंपनी ने अपनी गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो गुप्त चंदा देने का तरीका था, राइट। और उसके बाद वो अप्रूवर बन जाते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है और बेल मिलने के करीब 2 महीने बाद 25 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स और खरीदे जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब कुल 30 करोड़ रुपए। हाँ, और स्रोत का दावा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स विपक्षी पार्टी को नहीं बल्कि सीधे सत्ताधारी पार्टी को डोनेट किए गए थे। एक मिनट, तो स्रोत के मुताबिक जो कथित किकबैक या रिश्वत का असली मनी ट्रेल था वो विपक्षी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ जा रहा था। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री यही तर्क देती है कि पेंसिल वाला कागज विपक्षी पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन बैंक से साबित होने वाला असली मनी ट्रेल सत्ताधारी पार्टी के पास गया। ये तो पूरा नैरेटिव ही पलट देता है। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये दावे बताते हैं कि कैसे नैरेटिव सेट करने के लिए मीडिया और एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में मुख्य धारा की मीडिया की भूमिका पर भी तो सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। अधिकांश मीडिया ने बिना सवाल किए चार्जशीट्स को ही अंतिम सत्य मान लिया। स्रोत इसे एनडीटीवी और प्रणय रॉय के पुराने केस से जोड़कर देखता है, जहां सालों तक मीडिया ट्रायल चला
और फिर आखिरकार सीबीआई ने खुद ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। एकदम सही। और बात सिर्फ मीडिया की नहीं थी, न्यायपालिका के भीतर भी दबाव की बात कही गई है। वो कैसे? स्रोत का दावा है कि जिन जजों ने सरकार या एजेंसियों के नैरेटिव के खिलाफ फैसले दिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे केजरीवाल को शुरुआती बेल देने वाले जज या फिर जस्टिस मुरलीधर। तो ये सब एक बहुत ही गहरे दबाव की तस्वीर पेश करता है, और इसका राजनीतिक असर भी तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इतने दबाव और 2023 के जीएनसीटीडी ऑर्डिनेंस के बावजूद जब 2025 में दिल्ली चुनाव हुए, तो क्या नतीजे रहे? सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2% था। मतलब जमीन पर जनता साफ देख रही थी। बिल्कुल। तो इस पूरे डीप दिल को अगर हम समेटें, तो ये साधारण सी लगने वाली आबकारी नीति का मामला असल में क्या था? ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक लड़ाई के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, कैसे पीएमएलए को हथियार बनाया गया और अंततः 2026 में कोर्ट ने इस पूरे केस को कैसे खारिज कर दिया। राइट। और ये जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमें हमेशा ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस के पार देखना चाहिए। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से सोचने की अहमियत क्या है, ये इस केस से पूरी तरह साबित हो जाता है। एकदम सही। और कार्यक्रम खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सीधे स्रोत में तो नहीं है, लेकिन उससे पूरी तरह प्रेरित है। बताइए। अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां पेंसिल से लिखे कागजों और 14,000 ईमेल्स के ढेर का इस्तेमाल करके एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को सालों तक उलझा सकती हैं, तो एक आम नागरिक का क्या होगा? ये बहुत ही डराने वाला सवाल है, क्योंकि आम नागरिक के पास तो कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन ही नहीं होते। तो क्या भविष्य में कानूनी दस्तावेजों का पूर्ण डिजिटलाइजेशन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एविडेंस ट्रैकिंग सिस्टम इस तरह की सबूत छिपाने की कला को खत्म कर सकता है? मतलब तकनीक के जरिए सप्रेशन बाय ऑब्सक्योरिटी को रोकना। हाँ, क्या कोई एआई सिस्टम ये सुनिश्चित कर पाएगा कि किसी की बेगुनाही का सबूत हजारों फाइलों में दबाया ना जा सके? इस बारे में हर कोई सोचिएगा जरूर। ये न्याय प्रणाली के भविष्य के लिए बहुत ही प्रासंगिक विचार है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।